चूले डियर स्टूडेंट, यस्टरडे हमने देखा था कि लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे पोजीशन ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव का एक स्पेशल केस जिसे हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपर पोजिशन ऑफ वेव। उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक वेव जब हम एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो होमोजीनियस मीडियम में क्या होता है कि वो डिस्टर्बेंस चारों तरफ फैलता है। तो उसी तरह डिस्कशन को करते हुए लेट्स सपोज यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस है तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन के ऊपर। ये ऊपर जाता है मैक्सिमम से नीचे आता है, फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम चले जाता है, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचता है। ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव ट्रैवल करता है या तो साइनोसोडियल वेव, ट्रांसवर्स वेव इस तरह, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन रिफ्रैक्शन करते हुए आगे ट्रैवल करता है। सो इन केस हम करेंगे जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव करेंगे तो हम ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेवियर देखेंगे। तो जब ये वेव है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे। तो एट एनी टाइम लेट्स सपोज ये टी है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, कितना नीचे या कितना दाएं बाएं है। सो एट पर्टिकुलर टाइम टी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम में पहुंच जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट घटता जीरो पे, फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ मैक्सिमम, फिर ये डिस्प्लेसमेंट कम होते होते यहाँ पे हो जाता। तो दिस वेव इज अ साइनोसोडियल वेव। तो इस वेव को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो इसमें हम ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज y विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एट पर्टिकुलर टाइम t, ये डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज y एट टाइम t1। पार्टिकल ऑफ द मीडियम जब ये यहाँ पे होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एट t2। इसी तरह करते करते डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये वाला जो है ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बराबर होते हैं। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये साइन वेव की तरह बिहेव करता है। सो साइन वेव इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। सो ये टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये फंक्शन ऑफ टाइम टी इस ओमेगा इंटू टी इज नोन एज फेज। सो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन डिस्प्लेसमेंट as well as phase where this omega is equal to 2 pi upon t और t है टाइम पीरियड, मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। सो एक सिंपल वेव को डिफाइन करने के लिए ये कुछ चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, साइन फंक्शन, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी वेयर टी इज द टाइम पीरियड, और ओमेगा इंटू टी इसको हम थीटा भी कहते हैं, एंड थीटा इज नोन एज फेज ऑफ द पार्टिकल। सो जब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है होमोजीनियस मीडियम में एंड इट ट्रेवल्स, तो वो एनर्जी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे निकलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर दो वेव्स आ जाए तो क्या होता है, तो वहां पे जो एनर्जी को नॉन यूनिफॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाता है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको डिस्कस करने के लिए ये मैं दो तरह के वेव्स डिफाइन कर रहा हूं। एक वेव ये है जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा, दिस इज वन वेव जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है। दूसरा वेव ये है, दिस इज सेकेंड वेव। जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो एक नया वेव क्रिएट हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एनर्जी। तो ये रेड वाला जो इन दोनों का सुपर इम्पोज वेव है, इसको हम मैथमेटिकली भी डिराइव करेंगे। सो दिस इज वन वेव, another wave,
अब इसको देख लेना 0 डिग्री एंगल पे, पाई पे फेस, सो दिस इज नोन एज फेस, पाई पे दोनों मैक्सिमम पे, सॉरी 2 पाई बाई 2 पे दोनों मैक्सिमम पे, पाई पे फिर 0 हो जाता है, 3 पाई बाई 4 पे नेगेटिव साइड दोनों मैक्सिमम हो जाता है, 2 पाई पे फिर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। सो इसको डिस्कस करने के लिए अब दोनों का एंगल या फेस हम बोलेंगे साथ साथ सेम टू सेम है, तो दे आर नोन एन इन फेस। अब यहां पे देखना, सो 0 पे दोनों 0 है, पाई बाई 2 पे ये पॉजिटिव की तरह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है और दूसरा वेव नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पाई पे फिर ये दोनों 0, 3 पाई बाई 4 पे जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करता था वो पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और जो पॉजिटिव डिस्प्लेस कर रहा था वो नेगेटिव, सो उसके बाद 2 पाई पे फिर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट। इस तरह दे आर नोन एज आउट ऑफ फेस। सो दिस इज नोन एज फेस। इन फेस दोनों वेव इन फेस है और दोनों वेव आउट ऑफ फेस। सो दोनों वेव जब इन फेस होगा तो उनके जो फेस डिफरेंस है दे शुड बी 2 and pi, where n is equal to 0, 1, 2 and 3। और जब दोनों वेव आउट ऑफ फेस होता है तो जो फेस डिफरेंस विच इज नोन एज phi, ये होता है 2n plus 1 pi। सो अब मैं दो वेव डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो फर्स्ट वेव y1 डॉटेड वाला है, दिस इज a1 साइन ऑफ ओमेगा t, और जो सेकंड वेव है ये वाला लाइन, सो दिस इज y2, दिस इज a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi। मीन्स इसके और इसके जो फेस है उन दोनों के फेस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय phi। सो a1 is the amplitude of first wave, a2 is the amplitude of second wave, at time t y1 y2 is the displacement and phi is known as phase difference between the two wave। जब ये सुपर इम्पोज होगा तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। सो दिस इज y1 प्लस y2। सो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi। सो दिस इज a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस साइन ऑफ a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन ऑफ b, ब्रैकेट ओपन, a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको मैं पहले लिखूंगा cos of phi into sin of omega t। दिस इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, phi इज कांस्टेंट, एंड दिस इज a2 sin of phi into cos of omega t। इस वाले और इस वाले टर्म में दोनों में sin omega t कॉमन है, सो दिस इज a1 प्लस a2 cos phi into sin of omega t plus a2 sin phi cos of omega t। नाउ इसमें हम पुट करेंगे a1 प्लस a2 cos of phi, a2 sin phi, this is equal to a cos of theta and this is a sin of theta। a sin theta हम पुट करेंगे a2 sin phi की जगह एंड a cos theta पुट करेंगे a1 प्लस a2 cos phi की जगह, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आएगा y is equal to a cos theta sin of omega t plus a sin theta cos of omega t। इसमें से हम a कॉमन, so this is equal to cos theta into sin of omega t plus sin theta into cos of
omega t. So this is again formula of sine of a plus b. So this is equal to a sine of omega t plus theta. So ये इक्वेशन. So जो पहले वाला इक्वेशन है y1 विच इज a1 साइन ऑफ ओमेगा t, इसके और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दिस इज एम्पलीट्यूड एंड साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, इसके और इसके जो एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है दैट एंगल इज थीटा. सो ए इज द एम्पलीट्यूड. इसको फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर और ऐड करेंगे. ये वाला इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये इसको जब हम स्क्वायर करेंगे दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a2 cos of phi. So adding both side, ये a square common sin square plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta. So this is equal to a2 square sin square phi. इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ a2 square cos square phi plus a1 square plus 2 times a1 a2 into cos of phi. इसमें से हम a2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 into cos of phi. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिस इज आल्सो इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos of phi. सो दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर. जो सुपर इम्पोज वेव है इस वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये बन जाएगा पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एम्पलीट्यूड इंटू सेकंड एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ phi, where phi is the phase difference between these two wave. So ये एक इक्वेशन. सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेव सेकंड वेव इंटू कॉस ऑफ phi, और जो phi है दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव, phi फेज डिफरेंस. अब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. जो लाल वाला वेव है इसका एम्पलीट्यूड ये सुपर इम्पोज वेव रिजल्टेंट वेव है तो इसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ले लेते I इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इंटेंसिटी इसके बराबर होगी इंटेंसिटी ऑफ द वेव दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस ऑफ phi. सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा when this is maximum, और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा when this is minimum. इसमें से a1 a2 ये एम्पलीट्यूड है सो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन टू वेव्स. सो ये डिपेंड करता है phi के ऊपर. सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम when this is maximum, when cos phi is equal to 1. cos theta का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. सो cos phi is equal to 1. Amplitude is maximum when cos phi is equal to 1. इसका मतलब phi is equal to 2n pi, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. So 2n 0 पे maximum, 2 1s are 2, 2 pi पे maximum, 2 2s are 4, 4 pi पे maximum. So even 2n pi पे amplitude मैक्सिमम cos phi मैक्सिमम है, cos phi मैक्सिमम है तो उस केस में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट उस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा. और इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन cos phi इज इक्वल टू -1 मिनिमम.
So amplitude is minimum, intensity is minimum when this is minimum. ये तब minimum होगा when cos phi is equal to -1. Cos phi -1 कब होता है? When phi is equal to 2n plus 1 pi. odd pi पे ये minimum होगा और even pi पे intensity maximum होगा. So अभी हमने देखा intensity is maximum when phi is even pi 2n pi and intensity is minimum when phi is 2n plus 1 pi. odd pi, even pi. जब even pi होगा तो wave they are in phase. They are in phase. So first wave और second wave even pi के केस में तो both the waves are in phase. तो उस केस में सिचुएशन में हमारे पास जो सुपर इम्पोजिशन वेव है दैट इज मैक्सिमम एनहांस हो जाता है. और जब ऑड पाए देन द वेव्स आर आउट ऑफ फेस. सो दे आर आउट ऑफ फेस. तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये होगा, इन दोनों का डिफरेंस. सो जब इंटेंस मैक्सिमम होगा उस केस में एम्पलीट्यूड जब हम देखेंगे, एम्पलीट्यूड दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस ऑफ इवन पाई 2n पाई कॉस इवन पाई का वैल्यू 1 होगा. दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस 2n पाई 1 के बराबर होगा. सो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 फार्मूला बन जाता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. सो एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 प्लस a2. सो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा cos पाई का वैल्यू इवन पाई होगा 2n पाई होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एम्पलीट्यूड. और जब मिनिमम होगा देन a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 into cos of odd 2n plus 1 pi. इसका वैल्यू -1 होगा. सो दिस इज इक्वल टू a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 into -1. ये बन जाएगा a1 minus a2 डिफरेंस का होल स्क्वायर. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो सम ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मिनिमम होगा तो डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. मैक्सिमम कब होगा? जब बोथ द वेव्स आर इन सेम फेस. सो यहां पे मैक्सिमम या दोनों क्रस्ट के यहां पे मैक्सिमम होगा. जब दोनों ट्रफ सुपर इम्पोज होगा तब भी मैक्सिमम होगा. मिनिमम कहां हो पाएगा? जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से सुपर इम्पोज होगा, या पहले वाले का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से, या पहले वाले का ट्रफ दूसरे के क्रफ से इम्पोज होगा, तो हम मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को उन दोनों एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा. सो इसी को बेस लेते हुए यंग्स ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से 2 सोर्स में से वेव जनरेट हुआ. जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होगा तो जहां पे 2 क्रस्ट मिलेंगे तब भी मैक्सिमम होगा, या 2 ट्रफ भी जहां मिलते हैं वहां पे भी मैक्सिमम होगा. और मिनिमम कब होगा? जब क्रस्ट और ट्रफ या क्रस्ट और ट्रफ दूसरे के ट्रफ और क्रस्ट से मिले सुपर इम्पोज होगा तब भी मिनिमम होगा. तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया जो क्रस्ट वाला है, क्रस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड लाइन एंड जो ट्रफ इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन. तो आप देख सकते हो यहाँ वेव जनरेट कर रहा है, ये क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ट्रफ है. सोर्स 1 रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड सोर्स 2 का जो वेव होगा उसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. ये बोल्ड वाला क्रस्ट, डॉटेड ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह. तो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है रेड का
ट्रफ और ब्लू का ट्रफ, सो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। यहाँ पे दोनों के क्रस्ट मैक्सिमम, ट्रफ मैक्सिमम, सो ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे क्रस्ट, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से सुपर इम्पोज होगा, पहले वाले का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से सुपर इम्पोज होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम करते हुए जाएंगे। सो जो सेंटर में होगा वहां पे हमें एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। इसके ऊपर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ सुपर इम्पोज होते हुए आ रहे हैं। नीचे भी सेम डार्क फ्रिंज मिलेगा क्योंकि क्रस्ट एंड ट्रफ सुपर इम्पोज होते आ रहे हैं। उसके नीचे फिर ब्राइट फ्रिंजेस, क्रस्ट, ब्राइट, ट्रफ, इसी तरह करते हुए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया। सो स्पेशल केस ऑफ सुपर इम्पोजिशन जिसे हम इंटरफ्रेंस कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने ये शो किया था कि कैसे यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे जो कंडीशन है, दैट कंडीशन दिस सोर्स जहां से वेव जनरेट होता है, दैट सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता। अगर हम बैक टू हिस्ट्री में चले जाएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या हाइगन्स केस से पहले ये जूम किया जाता था कि पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो न्यूटन ने जो थ्योरी दिया था, न्यूटन थ्योरी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसमें हमने ये देखा था कि लाइट को एक इलास्टिक पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल जिसे हम कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, वो है। अगर वो होता तो जो स्क्रीन पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, वहां पे जो स्लिट का एक शार्प इमेज बनता है, ये दूसरे स्लिट का भी एक शार्प इमेज बनता है। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। जो यहां पे पैटर्न था, ये पैटर्न बना हुआ ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव। सो उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि द सोर्स शुड बी कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S शुड बी कोहेरेंट सोर्स। तो कौन से सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहेंगे? Source is said to be coherent if they emit waves of equal frequency या wavelength। अगर सोर्स वेव एमिट करता है, टू सोर्स वेव एमिट करता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है या वेवलेंथ बराबर है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो दोनों वेव के जो फेस कांस्टेंट फेस डिफरेंस, दोनों वेव के बीच में जो फेस डिफरेंस होगा दैट शुड बी कांस्टेंट फेस डिफरेंस। सो कोहेरेंट सोर्स के लिए वेव फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए और दोनों की फेस कांस्टेंट फेस डिफरेंस होने चाहिए या वेवलेंथ बराबर होने चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर इंटर रिलेटेड, सो फेस डिफरेंस कांस्टेंट एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। लेकिन इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यंग्स ने क्या किया, एक यहाँ पे उसने एक सोर्स लिया, इस सोर्स से जो लाइट वेव जनरेट हुआ उसको इन प्लेस इन बिटवीन उसने एक दो स्लिट एट ए वेरी क्लोज डिस्टेंस रखा, सो दैट यहां से जब वेव जनरेट होगा तो दे वेव्स आर ऑफ कोहेरेंट सोर्स, जिसका एम्पलीट्यूड भी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगा और वेवलेंथ भी बराबर होगा और उन दोनों के बीच का जो कांस्टेंट फेस डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। सो इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स, सो सोर्स शुड बी कोहेरेंट, इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेस डिफरेंस, तभी हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, अदरवाइज पैटर्न विल नॉट बी ऑब्टेन्ड
सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन और कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस बनेंगे और फ्रिंज विड्थ वगैरह हम कल करेंगे। सो थैंक यू, एंजॉय।